कहानी की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि कुछ तितलियां बादलों के ऊपर उड़ने में सक्षम होती हैं। यहाँ तक कि अत्यधिक तापमान के बावजूद वह इतनी बहादुर होती हैं कि अपनी इच्छा से खतरों का सामना करने के लिए तैयार रहती हैं। फिर भी वे कितनी भी दूर क्यों न चली जाएं, उन्हें हमेशा एक फूल की तलाश में नीचे आना पड़ता है, क्योंकि कोई भी तितली बिना फूल के नहीं रह सकती। लेकिन फिर सवाल आता है कि जब किसी तितली का फूल लाल हो जाता है तो क्या होता है? क्या वे बहादुर तितली हार मान लेती है या एक बार फिर बादलों के ऊपर निकल जाती है? इसके बाद हम किसी के पैरों को देखते हैं। हम देखते हैं कि ये हमारा एमसी होता है, जो कि अपने कंधे पर एक मॉन्स्टर उठाया होता है। आगे फिर वह उस मॉन्स्टर को नीचे रख देता है और फिर आसमान की ओर देखते हुए अपने सिर से कवर हटाता है और फिर बोलता है, आज फिर से बारिश। आखिर ये क्रिंचन बारिश आते कहाँ से हैं? आगे फिर हमें किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है और तभी पीछे से कोई हमारे एमसी को आवाज देता है। हमारा एमसी पीछे देखता है और वह देखता है कि वहाँ पर 4 लोग हैं। उनमें से एक लड़का एमसी से बोलता है, लगता है आज तुम्हें एक अच्छा शिकार मिला है, क्या तुम इसे हमारे साथ नहीं बांटोगे? तभी उनमें से एक टोपी वाला लड़का उन्हें रोकता है और बताता है कि वह उसे जानता है, वह एक ब्लड सॉकेट ब्लीचर है, इसलिए उनके लिए बेहतर होगा कि वह उसे जाने दें। ये सुनकर पहले वाला लड़का बोलता है, क्या वह उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो सब भी ब्लीचर्स हैं, इसलिए वह इस छोटे बच्चे को संभाल सकते हैं। ये बोलकर वो लड़का अपनी फायर पावर से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन हमारा एमसी बड़ी ही आसानी से उसे डॉज कर देता है और गुस्से से उनकी ओर देखता है, जिस वजह से उनकी बॉडी एक ही जगह पर जम जाती है और वह अपनी बॉडी मूव नहीं कर पाते। इसके बाद उनमें से टोपी वाला लड़का उन्हें बोलता है कि उसने पहले ही कहा था। के बाद हमारा एमसी उन चारों की ओर बढ़ने लगता है, जिस वजह से एमसी के पीछे एक भयानक ऑरा दिखाई देता है, जिसे देखकर उन चारों की फटके चार हो जाती है। लेकिन अपना एमसी उन चारों को कुछ भी नहीं करता और उनके बगल से निकल जाता है। यह देखकर उन चारों लोगों की जान में जान आती है, लेकिन उनमें से पहला लड़का गुस्से में अपने दांत भींचते हुए अपने मन में बोलता है कि उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। आगे फिर हमें आर्मी कैंप एरिया दिखाया जाता है, जहाँ पर अपना एमसी उस मॉन्स्टर को बेच देता है, जिसके उसे ढेर सारे पैसे मिलते हैं। अफसर उसे सलाह देती है कि अगर वह कम्युनिटी को कुछ वापस देना चाहता है तो वो इन पैसों को उनकी शॉप पर खर्च करे, लेकिन अपना एमसी मना कर देता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन अफसर उसे पीछे से आवाज देती है और उसे अपना ख्याल रखने और अगली बार फिर से मिलने के लिए कहती है, लेकिन पीछे खड़ा सैनिक उसे बोलता है उसे यह सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें इन ब्लीचर के साथ जमी नहीं होना चाहिए। ये सुनकर वो अफसर उसे पीठ पर मारते हुए पूछती है कि आखिर वह किस बारे में बात कर रहा है, क्योंकि वह तो सिर्फ एक छोटा बच्चा है, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में बताते हैं कि एक समय पहले ये देश काफी सुंदर और अमीर था। हालांकि बच्चों को कंटेनमेंट जोन के भीतर सरवाइव करना मुश्किल हो गया, इस वजह से उन्हें जिंदा रहने के लिए खुद को मजबूत करना पड़ा। वह बस इतना ही चाहती है कि वो इन गरीब बच्चों के लिए कुछ अच्छा और बेहतर कर सके। हालांकि उस सैनिक को कुछ भी समझ में नहीं आता। आगे हम एक रेड डाउन स्लम को देखते हैं, जो कि क्रिम्सन क्लाउड के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं, जो कि सामने की ओर खेल रहे अपने भाई बहनों की ओर देख रहा होता है। उन्हें खेलता हुआ देख हमारे एमसी को बहुत ही अच्छा फील होता है। इसके बाद उसके भाई बहन उसके पास आते हैं और घर वापसी पर उसका वेलकम करते हैं। हमें पता चलता है कि हमारे एमसी का नाम मनी होता है, लेकिन तभी एमसी को कुछ याद आता है और वो उनसे पूछता है कि वह सब घर के बाहर क्या कर रहे हैं। इसके बाद उसे घर के सामने की ओर एक आदमी दिखाई देता है, जिसके बाद अपना एमसी उस आदमी से पूछता है कि वह कौन है। उसकी बहन बताती है कि उस आदमी का कहना है कि वह उनके माता पिता का फ्रेंड था, वह उनके नाम और उनके बारे में सब जानता है। उसके भाई उसे बताते हैं कि उसके पास केक और कुछ गिफ्ट भी हैं। यह सुनकर हमारा एमसी उनसे कहता है कि उसे पता है कि उनके लिए क्या अच्छा है। इसके बाद वह उन्हें बैग लेकर जल्दी से अंदर जाने को कहता है, इससे पहले कि बारिश होने लगे। आगे फिर एमसी की ओर आते हुए वो आदमी कहता है कि उससे उन्हें अंदर भेजने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बारिश होने पर वह उन्हें अपनी छतरी से प्रोटेक्ट कर लेता। यह सुनकर हमारे एमसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और एक सीरियस लुक के साथ उसे घूरने लगता है। लेकिन वो आदमी फनी तरीके से अपना नाम वेरन बताता है और उससे पूछता है कि क्या उसे केक चाहिए। यह देखकर एमसी थोड़ा हैरान होते हुए उससे पूछता है कि आखिर उसे क्या चाहिए। यह सुनकर वेरन उससे पूछता है कि क्या वो इस वर्ल्ड से नफरत करता है, क्योंकि कंटेनमेंट जोन में फंसा हर कोई करता है, इसलिए उसे
उनके साथ में ज्वाइन हो जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक टीम बनाई है जिसमें स्पेशल ब्लीचर हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम भी इसे ज्वाइन करो ताकि हम लोगों को इस क्रिम्सन क्लाउड और लाल बारिश से बचा सकें और इसका अंत कर सकें। इसलिए मैंने क्रिम्सन क्लाउड ब्लीचर शॉर्ट में सीसीबी बनाया है। इसलिए हम पावर वाले लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर अपना एमसी थोड़ा हैरान होते हुए उससे पूछता है कि क्या हर किसी की कमजोरी है, यहाँ तक कि इन क्लाउड्स की भी। इस पर वैरन हंसते हुए बोलता है कि हाँ, उसके लिए, लेकिन वो अकेले उन बच्चों को इस वर्ल्ड से बचा नहीं पाएगा और ये वो जानता है। इसलिए उसे उन्हें ज्वाइन करना चाहिए और इसके बदले में वह उसके भाई बहनों को प्रोटेक्ट करेगा और इसलिए उसे उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। आगे फिर वह उसे पूछता है कि क्या वो उन्हें ज्वाइन करेगा। हमारा एमसी इस पर सोचने लगता है और उसे अपनी बचपन की एक घटना याद आ जाती है, जिसे सोचकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वैरन के इस ऑफर को मना कर देता है और उससे कहता है कि तुमने मेरे भाई बहनों को खतरे में डाल दिया और अब तुम उन्हें मेरी वीकनेस बता रहे हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे बिना भी उन्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, इसलिए उसे उसकी जरूरत नहीं है। आगे फिर वैरन बोलता है उसे अभी तुरंत डिसीजन करने की जरूरत नहीं है, वो आराम से सोचकर जवाब दे। इसके बाद वैरन वहाँ से जाते हुए बोलता है उसे खुद से पूछना चाहिए कि क्या उसकी अंतरात्मा इस वर्ल्ड के बारे में क्या महसूस करती है। एक बार जब उसे उसका जवाब मिल जाए फिर वो उससे बात करेगा, ये बोलकर जाने लगता है। लेकिन तभी एमसी उसे आवाज लगाता है और उससे बोलता है यहाँ से जाने से पहले उसे 2 बातें याद कर लेनी चाहिए। पहला कि वो अपने फ्रेंड्स को अपने साथ ले जाए और यहाँ कभी वापस ना आए, और दूसरा कि वो उस केक को यहीं पर छोड़ दे। वैरन ये सुनकर एक अजीब सा चेहरा बनाता है और फिर केक छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमारा एमसी जैसे ही घर के अंदर आता है उसके भाई बहन उसके सामने आ जाते हैं। उसकी बहन उसे बाहर जाने के लिए माफी मांगने लगती है, लेकिन अपना एमसी खुद उन पर चिल्लाने के लिए माफी मांगने लगता है और उसे खुशी होती है कि वो सब ठीक हैं। इसके बाद वो उन्हें बताता है कि वैरन अब वापस नहीं आने वाला। इसके बाद वो उन्हें केक दिखाता है और खाने के लिए कहता है। इसके बाद वो सब मिलकर केक खाते हैं और थोड़ी मस्ती मजाक करते हैं और फिर बर्स करने के बाद वह सब सोने चले जाते हैं। सोते टाइम हमारे एमसी को उसके बचपन की एक घटना याद आने लगती है जिसमें वो अपनी मॉम को खोज रहा होता है, लेकिन तभी उसे कुछ दिखाई देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारा एमसी अपनी मॉम की लाश के पास बैठा हुआ है और वो काफी ज्यादा शौक में होता है, लेकिन तभी वह एक आदमी को छतरी लेकर अपने सामने खड़ा देखता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक बड़ी रेड आई को देखते हैं जो कि हमारे एमसी को ही देख रहा होता है, लेकिन तभी उसके भाई बहन उसे जगा देते हैं। जिसके बाद वो देखता है कि घर में चारों तरफ आग लगी हुई है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन तभी उसे कुछ लोगों की बात करने की आवाज सुनाई देती है जो कि उन्हीं के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये सुनकर वो गुस्से में वहाँ से बाहर जाने लगता है, लेकिन उसके भाई बहन उसे रोक लेते हैं और पैर पकड़कर रोने लगते हैं। ये देखकर एमसी उनसे पूछता है कि आखिर वो कर क्या रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ से बाहर भागना होगा। लेकिन तभी वो देखता है कि घर की छत टूटकर नीचे गिरने वाली है और ये देखकर वो अपने भाई बहनों की तरफ देखता है जो कि बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं। लेकिन तभी घर की छत टूट जाती है और उनके ऊपर गिर जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि वह सब ठीक होते हैं क्योंकि हमारा एमसी छत को रोक लेता है और उन्हें बचा लेता है। इसके बाद वो उन्हें बाहर निकल जाने के लिए कहता है इससे पहले छत गिर जाए, लेकिन तभी वहाँ पर लाल बारिश होने लगती है जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और उन्हें अपने पास आ जाने के लिए कहता है ताकि वह सब बारिश की बूंदों से सेफ रहें। लेकिन तभी उनके सामने से एक चूहा बाहर की तरफ भागता है। जैसे ही बारिश की बूंदें उस चूहे पर पड़ती हैं, वह धीरे धीरे म्यूटेट होने लगता है और वह एक जायंट मॉन्स्टर में बदल जाता है। इसके अलावा वहाँ पर मौजूद लगी आग भी इकट्ठा होकर एक जायंट फायर मॉन्स्टर में बदल जाता है। दूसरी ओर हमारे एमसी के लिए भी छत को रोक के रखना काफी मुश्किल होता जा रहा है, जिस वजह से उसे वैरन की कही हुई बात याद आने लगती है। आगे हम देखते हैं कि छत के वेट की वजह से उसकी बॉडी कांपने लगती है और इस वजह से वो अपने घुटने पर आ जाता है, लेकिन इस वजह से उसका छोटा भाई कवर से बाहर की तरफ गिर जाता है जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा
ज्यादा डर जाता है। लेकिन तभी उसकी छोटी बहन उसे बचाने के लिए बाहर की तरफ जंप कर देती है, जिसे देखकर एमसी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और उसे अपनी बचपन की एक घटना याद आ जाती है, जब उसकी मॉम ने उसे बचाने के लिए इसी तरह जंप लगाई थी, जिस वजह से लाल बारिश में भीगने से उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद हमारा एमसी ये सब सोचकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी फुल पावर रिलीज करता है, जिस वजह से सभी बारिश की बूंदें हवा में ही रुक जाती हैं और उसके भाई बहन की जान बच जाती है। दूसरी ओर फुल पावर रिलीज करने के कारण हमारे एमसी के नाक से खून आने लगता है। इसके बाद हम उन दोनों जायंट मोस्टर को देखते हैं, जिसे देखकर हमारे एमसी के भाई बहन बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। वही दूसरी तरफ हमारे एमसी को छत के टुकड़े को उठाए रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। उसे बैरन की कही हुई बात सही लगने लगती है कि वो अपने भाई बहनों को इस वर्ल्ड से और इस क्रिम्सन क्लाउड से अकेले प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। इसके बाद वह अपने भाई बहनों के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगता है और उनसे माफी मांगने लगता है कि वह उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और ना ही उन्हें एक हैप्पी और पीसफुल लाइफ दे पाया और ना ही उन्हें बिना लाल बारिश के बूंदों की चिंता किए बिना खुले आसमान में बाहर जाने दे पाया, क्योंकि वह उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसलिए वह उनसे माफी मांगने लगता है और अपने आप को एक बुरा भाई कहने लगता है। लेकिन तभी कोई कहता है कि वो सही टाइम पर वहाँ पर पहुँच गया। ये सुनकर हमारा एमसी और बाकी सब उसकी तरफ देखने लगते हैं और वह देखते हैं कि एक लड़का जिसका नाम चेरी होता है, जो कि डॉग जैसा दिखता है, वह उस मॉन्स्टर को अपने दांतों से काटकर मार देता है। इसके बाद फायर मॉन्स्टर उन पर अटैक करता है, लेकिन तभी एक लड़की जो हवा में होती है, जिसका नाम डालिया होता है, वो अपनी पावर यूज करती है और उस फायर मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। यह सब देखकर हमारा एमसी और बाकी सब बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। इसके बाद वह लड़की हवा में से नीचे आ जाती है। आगे हम बैरन को देखते हैं, जो कहता है कि उन सबको खुश होना चाहिए कि किसी को चोट नहीं लगी। ये सब सुनकर हमारा एमसी और बाकी सब उसे घूरने लगते हैं। आगे फिर बैरन बोलता है कि वो खुश है कि वह सही टाइम पर वहाँ पहुँच गया, नहीं तो वहाँ पर कुछ बुरा हो सकता था। यह सब सुनकर हमारे एमसी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह उसे सबक सिखाने की सोचता है, लेकिन उसकी बहन उसे रोक लेती है। इसके बाद हमारा एमसी उन्हें गले लगा लेता है और उनसे पूछता है कि क्या वह सब ठीक है, और फिर उनसे माफी मांगने लगता है कि वह उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन उसकी बहन उसे बताती है कि उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने उन्हें बचाया है। यह सब देखकर चेरी और डालिया को थोड़ा अजीब लगता है। वही दूसरी तरफ बैरन बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसके बाद हमारा एमसी वहाँ से उठता है और बैरन और उसके साथियों को थैंक यू बोलता है, क्योंकि उन लोगों ने उसके भाई बहनों को बचाया था। लेकिन बैरन बोलता है उसे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है और आगे वो बोलता है कि अभी ये सब खत्म नहीं हुआ है। ये सुनकर हमारे एमसी को समझ में नहीं आता कि वो कहना क्या चाहता है। लेकिन तभी कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है, जो कि हमारे एमसी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वे हमेशा अकेले ही काम करता है। उनमें से एक बंदा उन सबको धीमा बात करने के लिए कहता है। इसके बाद वो सब बिना किसी को पता चले वहाँ से भागने की सोचते हैं। लेकिन बैरन चेरी को उन सभी को सबक सिखाने के लिए कहता है और चेरी मान जाता है और वह उन सभी को सबक सिखाने के लिए जाने लगता है। लेकिन हमारा एमसी उसे रोक देता है और खुद उन्हें सबक सिखाने के लिए जाने लगता है। ये देखकर बैरन उसे खून खराबा करने से मना करता है। इस पर हमारा एमसी उसे बताता है कि वह जानता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसके भाई बहन उसे ऐसा कुछ करते हुए देखें। आगे फिर हम देखते हैं कि ये वही चारों लोग होते हैं जो कि पहले भी कहानी की स्टार्टिंग में हमारे एमसी से उसका मॉन्स्टर छीनने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा एमसी उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसकी वजह से उसका ऑरा बहुत ही भयानक हो जाता है, जैसे कि वह कोई मॉन्स्टर हो। यह देखकर वह चारों उससे लड़ने का फैसला करते हैं, क्योंकि उनके पास भी और एलिमेंट का पावर है और वो चारों भी ब्लीचर्स हैं। इसके बाद उनमें से पहला वाला लड़का अपनी फायर पावर से उस पर अटैक करता है, लेकिन हमारा एमसी उसके अटैक से बच जाता है और पंच करने के लिए तैयार हो जाता है और अपने एक ही पंच में उसे नॉक डाउन कर देता है। यह सब देखकर बाकी के तीनों लोग समझ जाते हैं कि वो लोग उसे हरा नहीं सकते, इसलिए वो सब वहाँ से भागने की सोचते हैं। वही दूसरी तरफ एमसी के भाई ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन उनकी बहन उन्हें ये सब देखने से मना करती है। आगे फिर हम देखते हैं कि हमारे
हमारे एमसी ने उन सभी को नॉकडाउन कर दिया है। आगे फिर बैरन एमसी की बहन को समझाने लगता है कि अपने भाई को बचाने के लिए उसका लाल बारिश में जंप करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, पर थैंक्सफुली उसे कुछ नहीं हुआ। इसके बाद वह उसे बाकियों को ज्वाइन करने के लिए कहता है। इसके बाद वह अपने भाई से परमिशन मांगने लगती है और उसका भाई उसे परमिशन दे देता है, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि वह सब ठीक है। नहीं तो हो सकता था कि वह एक लीचर या फिर एक मॉन्स्टर बन सकती थी। आगे फिर बैरन हमारे एमसी से पूछता है कि वह आगे क्या करने वाला है, क्योंकि वह चाहे तो उनकी टीम ज्वाइन कर सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा एमसी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और अपने भाई बहनों को एंजॉय करते हुए देख रहा होता है। बैरन उसे अपनी बातों पर ध्यान न देते हुए देखकर उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है, लेकिन हमारा एमसी अभी भी उस पर ध्यान नहीं देता और अपने पास में खड़ी लड़की को देखने लगता है। उसे ऐसा करते हुए देख डालिया अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लेती है और फिर उसे अपनी तिरछी नजरों से घूरने लगती है। ऐसा करते हुए देख हमारे एमसी को समझ में नहीं आता कि आखिर उसने उसका क्या बिगाड़ा है। आगे फिर बैरन हमारे एमसी से बोलता है कि वह अपने घावों को ठीक कर ले, वे बाद में वापस आएगा ताकि वह खुद के बारे में बता सके। इसके बाद हमारा एमसी अपनी जगह से उठता है और बैरन से उसकी टीम में ज्वाइन होने के बारे में पूछता है, लेकिन तभी उसे अपनी बहन नाओमी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद वह और बाकी सब लोग उसकी तरफ देखते हैं और वह देखते हैं कि नाओमी का हाथ धीरे धीरे बदल रहा है। इसलिए उन्हें लगता है कि शायद नाओमी ने गलती से बारिश की बूंदों को छू लिया है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि नाओमी का हाथ बदलने की वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए वह अपने भाई को देखते हुए रो रही थी। वहीं दूसरी ओर हमारा एमसी भी अपनी बहन को ऐसी हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी बैरन उसे रोक लेता है और डालिया को कुछ करने के लिए कहता है। लेकिन हमारा एमसी उसका हाथ झटक देता है और उससे पूछता है कि आखिर वो कर क्या रहा है। इस पर बैरन उसे कुछ देखने के लिए कहता है। आगे हम देखते हैं कि डालिया अपनी पावर यूज करती है, जिस वजह से नाओमी की तरफ एक मैजिकल रिंग जाती है और उसका हाथ पहले जैसा ठीक हो जाता है, साथ ही उसका सारा दर्द भी गायब हो जाता है। वहीं दूसरी ओर अपनी बहन को ठीक देखकर हमारे एमसी को थोड़ी राहत मिलती है। इसके बाद नाओमी के भाई बहन उसके पास आते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या वह अब ठीक है, जिस पर नाओमी उन्हें बताती है कि वह अब ठीक है और उन्हें रोने से मना करती है। लेकिन नाओमी देखती है कि उसका एक छोटा भाई दूर खड़ा होकर उसे देख रहा था, इसलिए नाओमी उससे पूछती है कि क्या बात है, क्या उसे चोट लगी है। लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता और उसके पास आकर उसके सिर को सहलाने लगता है। इसके बाद वह सब गले लगकर रोने लगते हैं और ये सब हमारा एमसी भी देख रहा होता है। आगे फिर बैरन एमसी को रिलैक्स होने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी बहन अब ठीक है। लेकिन हमारा एमसी उसे रोकता है और उससे पूछता है कि उसकी बहन ने आखिरकार एक्सपोजर की साइन क्यों नहीं दिखाई। जिस पर बैरन बोलता है, मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे भी इन क्रिम्सन क्लाउड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, पर हो सकता है कि नाओमी के ऊपर बारिश की कुछ बूंदें गिर गई हो, जिससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। भले ही वह पूरी तरह से लाल बारिश नहीं था, लेकिन फिर भी यह रिएक्शन एक बदलाव के लिए काफी ज्यादा अनयूजुअल था, क्योंकि यह केवल एक ही बॉडी पार्ट पर रिएक्ट कर रहा था। इसके बावजूद यह काफी ज्यादा कंट्रोल्ड था। लेकिन हमारा एमसी उससे पूछता है कि आखिर उसका मतलब क्या है। इस पर बैरन अपने हाइपोथेसिस को समझाने के लिए पहले के टाइम की बात करता है, लेकिन हमारा एमसी उसे रोकता है और पूछता है कि क्या वह साइंटिस्ट है, और इस पर बैरन हाँ कहता है। आगे फिर बैरन उसे बताता है कि 18 साल पहले आई क्रिम्सन क्राइसिस की वजह से यह पूरी कंट्री बदल गई थी और हमारे ऊपर परमानेंट क्रिम्सन क्लाउड रह गई, जो टाइम टू टाइम हमें लाल बारिश से कर्ज कर रहा था। इसके अलावा ब्लैक फॉग ने भी इस कंट्री के सेंटर को भी एंडलेस डेथ में कैद कर दिया था। हालांकि कुछ लकी लोग इस एसिडिक लाल बारिश से सरवाइव कर जाते हैं, जिस वजह से उन्हें अनयूजुअल पावर्स मिल जाती है। लेकिन कुछ लोग इतने लकी नहीं होते, जिस वजह से वह माइंडलेस मॉन्स्टर में बदल जाते हैं और कंटेनमेंट जोन में रह रहे लोगों पर अटैक करते हैं। उन्हें हम नेफिलिम्स कहते हैं। इसके अलावा ब्लीचर इन नेफिलिम्स को मारने का काम करते हैं और बाहरी वर्ल्ड के रास्ते को गार्ड करने वाली आर्मी के साथ मॉन्स्टर को ट्रेड करते हैं। लेकिन हमारा एमसी उसे बताता है कि वह यह जानता है, इसलिए वह बताए कि उसकी बहन नाओमी को क्या हुआ है। इसके बाद बैरन उसे बताता है कि लाल बारिश से अफेक्ट होने वाले जो लोग चुने नहीं जाते उनकी तुरंत डेथ हो जाती है या फिर वह नेफिलिम
विक्टिम बन जाते हैं। हालांकि उसकी बहन पर बारिश डायरेक्ट हिट नहीं हुई, पर तब भी किसी वजह से केवल उसका हाथ ही अफेक्ट हुआ था। आगे फिर वह बोलता है कि उसे ऐसे किसी घटना के बारे में नहीं पता, इसलिए वह इस समय सही इलाज नहीं कर सकता। इसके बाद वह बताता है कि डालिया के पावर की वजह से अभी के लिए उसका बदलाव और साइड इफेक्ट पोस्टपोन्ड हो गया है। वहीं दूसरी ओर नाओमी डालिया के पास आती है और उसे बिग सिस्टर कहते हुए थैंक यू कहती है, लेकिन डालिया नाओमी से उसे सिर्फ डालिया बुलाने के लिए कहती है। वहीं दूसरी ओर बैरन हमारे एमसी को उसके साथ अपने हेडक्वार्टर चलने के लिए कहता है और उसे बताता है कि उसके पास एक अच्छा डॉक्टर है जो उसकी मदद कर सकता है यह पता लगाने में कि उसकी बहन को क्या हुआ है। एक विलेजर डॉक्टर के बारे में सुनकर हमारा एमसी हैरान हो जाता है। आगे फिर बैरन एमसी को बताता है कि वह उसका एक अच्छा पुराना फ्रेंड है और उसका नाम ओजीरी है। इसके बाद हम एमसी के भाइयों को चेरी के पीछे भागते हुए देखते हैं, जिसके बाद वह उसे पकड़ लेते हैं और उसकी पीठ पर बैठ जाते हैं। जिसके बाद चेरी उन्हें अपनी पीठ से उतरने के लिए कहता है क्योंकि वह कोई डॉग नहीं है। वहीं दूसरी ओर बैरन एमसी को बताता है कि उसके बेस पर और भी ब्लीचर्स हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा उनके पास जूडा है जो उनके लिए बारिश से बचने वाले जैकेट, शूज और बाकी चीजें बनाता है। हालांकि उन्हें भी एक अच्छे कुक की जरूरत है। आगे फिर हम नाओमी को देखते हैं जो फिर से डालिया को बिग सिस्टर कहते हुए थैंक यू बोलती है, लेकिन वह उसे बिग सिस्टर बुलाने से मना करती है और उसे फिर डालिया बुलाने के लिए कहती है। लेकिन तभी नाओमी का छोटा भाई वहां से भागने लगता है। यह देखकर नाओमी उसे भागने से मना करती है। वहीं दूसरी तरफ यह सब देखकर डालिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर चुटकी बजाकर एक मैजिक करती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि चेरी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, जिसे देखकर नाओमी उससे माफी मांगते हुए बोलती है, मिस्टर डॉग मैं उन्हें हटाने की ट्राई करती हूँ, लेकिन चेरी उसे बोलता है ट्राई मत करो, उन्हें मुझ पर से हटाओ और मैं डॉग नहीं हूँ। लेकिन तभी चेरी के सामने चेरी फ्रूट्स आ जाते हैं, जिसे देखकर उसके मुंह में पानी आने लगता है और फिर वह मॉन्स्टर में बदल जाता है और उन चेरीज को खाने के लिए भागने लगता है। दूसरी ओर यह देखकर डालिया राहत की सांस लेती है, पर हम देखते हैं कि हमारा एमसी उसे ही देख रहा था। आगे फिर हमारा एमसी उसके पास जाता है और नाओमी की मदद के लिए और पहले के लिए उसे थैंक यू बोलता है। लेकिन हमारे एमसी की बात सुनकर डालिया अपना फेस दूसरी ओर घुमा लेती है। जिसके बाद हमारा एमसी उसे बोलता है कि वह यह बात पहले से ही कहना चाहता था। इसके बाद एमसी उसे बताता है कि उसके गाल से खून बह रहा है। जिसके बाद डालिया अपना गाल छूकर देखती है और उसे अपने हाथों पर कोई खून नहीं दिखाई देता। वह हमारे एमसी को अपने काम से काम रखने के लिए कहती है और वहां से जाने लगती है। और तभी हमारा एमसी उसे बताता है कि वह सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद वह अपने घर की तरफ देखता है और उसे अपने घर की हालत देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि इस घर से उसकी मॉम और उसके भाई बहनों की यादें जुड़ी हुई थी जो कि अब बर्बाद हो गई है। हमारे एमसी को यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं हमारे एमसी को गुस्सा करते हुए देख बैरन उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है, लेकिन हमारा एमसी उसे बताता है कि वह उसकी टीम ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि अगर वह एक ऐसा वर्ल्ड बना सकता है जहां उसके भाई बहन क्रिम्सन क्लाउड या लाल बारिश के डर के बिना खुले में मजे कर सकते हैं, तो वह यह जरूर करेगा। यह सुनकर बैरन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। पर तभी हमारा एमसी उसे एक बात ध्यान में रखने के लिए कहता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जो उसके इस गोल के खिलाफ होगा। बैरन उसकी बात मान लेता है और सीसीबी में उसका वेलकम करता है। आगे फिर हम उन चारों लड़कों को देखते हैं जो कि आपस में बहस कर रहे थे, लेकिन तभी टोपी वाले लड़के को कोई दिखाई देता है। जिसके बाद हम वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं। वह लड़की बोलती है कि तुम सब एक छोटे से बच्चे को नहीं संभाल सके, इतने बेकार हो। वहीं दूसरी ओर वह चारों उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद वह लड़की अपोस्टलेस से उम्मीद करती है कि वह इसके बारे में कुछ कर सकता है। जिसके बाद वह उन चारों से हंसते हुए बोलती है कि वह सब कितने यूजलेस हैं, पर तब भी वह उन्हें एक्सेप्ट करती है और उन सभी को एक हो जाने के लिए कहती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम एक कार को देखते हैं जिसमें हमारा एमसी और बाकी सब लोग होते हैं। इसके बाद हमारा एमसी बैरन को जैकेट के लिए थैंक यू बोलता है और बताता है कि वह हमेशा से उनके लिए ऐसे जैकेट लेना चाहता था, क्योंकि ये बारिश से काफी हद तक बचाते हैं, लेकिन यह बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। यह सुनकर बैरन उसे बताता है कि यह कस्टम मेड है और बताता है कि उन्होंने आने से पहले ही उसके और उसके भाई बहनों के लिए कुछ ले लिए थे ताकि कोई
प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ब्लीचर्स के अलावा यही एक ऐसा मटेरियल है जो कंटेनमेंट जोन में रह रहे लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा ज़्यादातर ब्लीचर्स पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि लाल बारिश से सरवाइव करने वाले और पावर पाने वाले बदल जाते हैं, लेकिन तब भी लोगों को उनकी ज़रूरत है, क्योंकि ब्लीचर्स ही नेफिलिम से लड़ सकते हैं और लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उनके बिना कंटेनमेंट जोन कब का मॉन्स्टर के हाथ लग गया होता। आगे फिर वह बताता है कि ब्लीचर्स इन नेफिलिम्स को पकड़ने का काम करते हैं और उन्हें आर्मी के साथ ट्रेड करते हैं, जिसके बदले में आर्मी उन्हें राशन और ज़रूरत का सामान देती है। इसके अलावा आर्मी अगर चाहे तो नेफिलिम को खुद ही मार सकती है, क्योंकि उनके पास इसके रिसोर्स हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हर किसी को क्लाउड रेंज में रहने के लिए पूरे कंटेनमेंट जोन के चारों ओर एक ऊंची दीवार बना दी है, ताकि वह श्योर कर सके कि सभी ब्लीचर्स कुछ करने की बजाय उनके लिए मॉन्स्टर को हंट करने का काम करें। हालांकि मैं उन्हें ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि ब्लीचर्स को कंट्रोल में रखना जरूरी है, नहीं तो उसने देखा है कि वह क्या कर सकते हैं। आगे फिर वह बोलता है कि नेचुरली हर ब्लीचर्स अलग होता है, लेकिन उन सभी में एक कॉमन बात है, और वो ये है कि बदलाव के बाद उनकी वायलेंस की इच्छा बढ़ जाती है, वो यह चाहे या ना चाहे, क्योंकि ब्लीचर्स समय के साथ बुरे बनते जाते हैं और अंत में अपनी इंसानियत पर कंट्रोल खो देते हैं और एक बिस्ट बन जाते हैं। इसके बाद वह बताता है कि जिस ब्लीचर का इस्तेमाल दीवार बनाने के लिए किया था, वह हाल ही में पागल हो गया है और उनके साथ काम करना बंद कर दिया है। मेरा मानना है कि वह इतना खतरनाक है कि उसे उसके हाल पर छोड़ा नहीं जा सकता। आगे फिर हम नाओमी को देखते हैं, जो अपने छोटे भाई से स्मोकिंग पाइप छीन लेती है, लेकिन उसका भाई उसे तुरंत अपना स्मोकिंग पाइप छीन लेता है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसे खुश देखकर नाओमी भी खुश हो जाती है और उन दोनों को खुश देखकर हमारा एमसी भी खुश हो जाता है। आगे फिर बैरन हमारे एमसी से बोलता है कि अच्छा हुआ कि तुम हमारे टीम में ज्वाइन हो गए, क्योंकि सीसीबी का एम है कि कंटेनमेंट जोन से लाल बारिश को पूरी तरह से खत्म कर देना, ताकि वहां पर सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाए। इसके बाद हमारा एमसी उससे पूछता है कि वो ऐसा कैसे करेगा, जिस पर बैरन बताता है कि वह जैसे ही हेडक्वार्टर पहुंचेंगे वह सभी को इंफॉर्मेशन दे देगा, लेकिन उसे लगता है कि वह जिस ग्रुप में ज्वाइन हो रहा है उसे उसके बारे में जान लेना चाहिए। इसके बाद वह बताता है कि सीसीबी के पास अनेक रिसोर्सेस और ट्रस्टेड मेंबर हैं, चाहे वह ब्लीचर्स हो या ना हो, क्योंकि हर कोई मिशन को एंड तक पूरा करने के लिए डिटरमाइंड है, भले ही उन्हें नेफिलिम आर्मी और अदर ब्लीचर से लड़ना पड़े। आगे फिर वह बताता है कि वह सब उनमें से एक टीम मेंबर को लेने जा रहे हैं, जिसके बाद एमसी उससे पूछता है कि आखिर वह कहाँ है और क्या ग्रे डिस्ट्रिक्ट में ट्रैवल करना खतरनाक नहीं है, क्योंकि ये एरिया तो नेफिलिम्स का है। इस पर बैरन उसे चिंता नहीं करने के लिए कहता है, क्योंकि डालिया की पावर की वजह से कोई भी नेफिलिम उन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकता। इसके बाद वह बोलता है कि तुमने अपना ज्यादातर लाइफ डिस्ट्रिक्ट सी में बिताया है, जहाँ के नेफिलिम्स खतरनाक है, लेकिन वह असल खतरे से कोसों दूर है। आगे फिर बैरन बताता है कि वह जिस मेंबर को लेने जा रहे हैं वह डिस्ट्रिक्ट एफ में है। इसके बाद वह सब डिस्ट्रिक्ट एच के हेडक्वार्टर जाएंगे, लेकिन वहाँ जाना आसान नहीं होगा, इसलिए उन्हें उसकी जरूरत है। इसके बाद वह बोलता है कि अगर वह ढीला नहीं पड़ा होगा तो अब तक उसने डिस्ट्रिक्ट एफ में अपना काम पूरा कर दिया होगा। चेरी नींद से उठते हुए पूछता है कि क्या वह पहुंच गए। आगे फिर डालिया बोलती है कि वो हर बार टाइम बर्बाद करता है, और इस पर चेरी बोलता है कि उस आदमी को बस मजे करने की परवाह है। लेकिन तभी हमारे एमसी का छोटा भाई उसे सामने की ओर दिखाते हुए पूछता है कि आखिर सामने वह क्या है। इसके बाद वह सब देखते हैं कि सामने की ओर एक जायंट नेफिलिम है, जिसे देखकर वह सब बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। इसके बाद वह अपनी कार लेकर उस नेफिलिम की ओर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक बंदे को उस नेफिलिम के ऊपर काफी स्पीड से इधर से उधर भागते हुए देखते हैं। वह नेफिलिम उस बंदे को पकड़ने की ट्राई करता है, लेकिन पकड़ नहीं पाता, जिस वजह से उसे गुस्सा आता है और जोर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद वह बंदा उस नेफिलिम से बोलता है कि तुम
तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। जिसके बाद वह बंदा उस जायंट नेफिलिम के हाथ पर भागने लगता है और फिर हवा में एक जगह रुक जाता है। इसके बाद वह बंदा अपने हाथ में पावर जमा करने लगता है और पंच करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद एक क्रीपी स्माइल के साथ उस जायंट नेफिलिम को पंच कर देता है। उसके इस पंच में इतना पावर होता है कि उस मॉन्स्टर का सिर उड़ जाता है। दूसरी ओर यह सब देखकर एमसी और बाकी सब हैरान हो जाते हैं। इसके बाद बैरन बताता है कि वह सीसीबी का एक बेस्ट असिस्ट है, लेकिन वह थोड़ा सा वाइल्ड है, पर वो अपना काम पूरा कर देता है। इसके बाद वह बंदा हवा में से नीचे आ जाता है। हमें पता चलता है कि यह बंदा सबसे स्ट्रॉन्ग ब्लीचर है और फिर हमें इसका नाम रेंटा बताया जाता है। आगे फिर हम एक गुफा देखते हैं जिसमें एक आदमी सामने दीवार पर बनी एक देवी की मूर्ति के सामने अपना सिर झुकाए हुए बोलता है कि वो उनसे नजरें मिलाने लायक नहीं है, क्योंकि उसने जो भेंट उन्हें चढ़ाया था वह नष्ट हो चुका है। इसके बाद हम वहाँ पर एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो उस आदमी पर हमला करने वाला होता है, लेकिन जैसे ही वह आदमी अपना सिर ऊपर उठाता है वह मॉन्स्टर डर से कांपने लगता है। आगे फिर वह आदमी बोलता है कि उसे उनके बीच खड़ी बाधा को संभालना है। जिसके बाद वह आदमी उस मॉन्स्टर को अपने साथ चलने के लिए कहता है। आगे फिर वह आदमी बोलता है कि हमारी आस्था के लिए निरंतर सतर्कता जरूरी है, क्योंकि जब तक हम उनकी इच्छा पूरी करेंगे तब तक उनकी दृष्टि हम पर बनी रहेगी। आगे फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी और बाकी सब लोग होते हैं। इसके बाद हमारा एमसी बोलता है कि आखिर वो क्या था, क्योंकि उसने इससे पहले कभी भी इतना बड़ा नेफिलिम नहीं देखा था। इस पर बैरन उसे बताता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वह थोड़ा अलग है, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ ठीक हो गया है। दूसरी ओर चेरी और डालिया उसकी तरफ जाने लगते हैं। इसके बाद वह दोनों उस पर अटैक करने के लिए जंप लगा देते हैं, लेकिन वह बोलता है कि काफी समय हो गया उन दोनों से मिले हुए, इसलिए उसे उनकी बहुत याद आई। लेकिन डालिया उस पर अटैक करते हुए झूठा बोलती है क्योंकि उन्हें तो अभी सिर्फ एक ही दिन हुआ था। वहीं दूसरी ओर चेरी भी उस पर अटैक करते हुए बोलता है कि उसने पिछली बार जो किया था उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। आगे फिर इस पर रेंटा बोलता है कि अब चलो भी, तुम सिर्फ इसलिए गुस्सा हो क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान तुम मुझे हरा नहीं सके। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वीक हो, क्योंकि मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। इसके बाद रेंटा उन दोनों को आयरन रॉड से लपेटकर बांध देता है और फिर बाकी लोगों की ओर जाने लगता है। आगे फिर डालिया अपनी पावर यूज करती है और खुद को छुड़ा लेती है। वहीं दूसरी ओर रेंटा बैरन से पूछता है कि आखिर उसके ये नए फ्रेंड कौन हैं। बैरन उनके बारे में बताने जाता है, लेकिन हमारे एमसी के भाई उसे रोक देते हैं और बोलते हैं कि हम इंट्रोडक्शन कराएंगे। इसके बाद वो बताते हैं कि मनी उनका बड़ा भाई है और नाओमी उनकी बड़ी बहन और वो उनका छोटा भाई है। इसके बाद वह दोनों कूल तरीके से अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं, जिसे देखकर रेंटा की आंखों में एक अलग सी ही चमक आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ वह दोनों कूल पोज बनाते हुए अपना नाम जोजो बताते हैं, जिसे देखकर रेंटा खुश होते हुए बोलता है कि मैं समझ गया, तुम लोग यहाँ सबसे कूलेस्ट लोग हो। इसके बाद वह तीनों मिलकर कूल पोज बनाते हैं, जिसे बाकी सब लोग देख रहे होते हैं। आगे फिर बैरन रेंटा से वहाँ के सिचुएशन के बारे में पूछता है और इस पर वह बताता है कि बॉस ने कहा था कि अब काम करने का समय है, क्योंकि हमने यह डिस्ट्रिक्ट खो दिया है, इसलिए बेहतर होगा कि हम इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दें। ये सुनकर बैरन बताता है कि वह समझ गया कि उन्हें बहुत ही देर हो चुकी है, लेकिन हमारे एमसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। पर तभी उसे पीछे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। कोई कह रहा होता है कि क्या तुमने ये देखा, ये सब खत्म हो गया, मॉन्स्टर मारा गया है। वहीं दूसरी तरफ रेंटा बताता है कि वह कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब तक उन्हें इसके बारे में पता चला तब तक देर हो गई थी। यह सुनकर बैरन बोलता है कि अब कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए उनके लिए अच्छा होगा कि वह सब यहाँ से जल्दी से निकल जाएं। रेंटा उसकी बात मान लेता है, लेकिन हमारा एमसी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर गुस्से में बोलता है कि तुम इस पूरी डिस्ट्रिक्ट को नष्ट करने के बारे में नहीं सोच सकते। लेकिन उसे बैरन बोलता है कि यह करना जरूरी है, वो भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। लेकिन हमारा एमसी बोलता है कि क्या वह मजाक कर रहा है, आखिर उन्हें ऐसा करना ही क्यों है, क्योंकि ये भी तो किसी न किसी का घर होगा, उनकी भी एक फैमिली होगी जो लाल बारिश से बचने के लिए एक साथ चिपके रहते होंगे। आखिर वह सब लोग इसे डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोच कैसे सकते हैं। इस पर रेंटा बोलता है कि वह समझ रहा है,
क्योंकि वह सब भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हमारा एमसी बोलता है कि यहाँ रहने वाले सभी लोगों का क्या होगा, पर तभी बैरन उसे रोकते हुए पूछता है क्योंकि कुछ तो उनकी तरफ आ रहा है। पर तभी जमीन फटने लगती है और बैरन सभी को जल्दी से किसी चीज को पकड़ लेने के लिए कहता है। लेकिन हमारा एमसी अपने भाई बहनों की ओर भागकर जाने लगता है, पर तभी उसे कुछ दिखाई देता है और हम देखते हैं कि हमारे एमसी के पैरों के नीचे एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है, जिसको देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। पर हमारा एमसी उस गड्ढे में गिर जाता है। इसके बाद रेंटा भागते हुए उस गड्ढे के पास आकर रुक जाता है, पर तभी हमारा एमसी रेंटा से उसके भाई बहनों को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है, पर रेंटा उसे नीचे गिरते हुए देखता ही रह जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हमारा एमसी नीचे जमीन पर गिरा हुआ है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो है कहाँ। लेकिन तभी वह पीछे मुड़कर देखता है और उसे वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर दिखाई देते हैं। इसके बाद वो अपना ब्लड पावर एक्टिवेट कर देता है और फिर अपने भाई बहनों को याद करते हुए सोचने लगता है कि वे सब उनके बिना बहुत ही डरे हुए होंगे, इसलिए वह दोबारा ऐसा कुछ नहीं होने देगा और वह उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। जिसके बाद वह उन सभी मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और फिर जमीन पर अटैक करने लगता है, जिससे वहाँ पर चारों तरफ धूल का कोहरा छा जाता है। इसके बाद हमारा एमसी उन पर अटैक करने के लिए धूल के कोहरे में बाहर आ जाता है और फिर उन मॉन्स्टर को पंच कर देता है, जिससे वह दोनों मॉन्स्टर दूर जाकर गिरते हैं और हमारा एमसी सेफली जमीन पर आ जाता है। पर तभी उसके पीछे एक दूसरा जायंट नेफिलिम आ जाता है और फिर उस पर अटैक कर देता है। लेकिन हमारा एमसी उसे देख लेता है और तुरंत पीछे मुड़कर उस पर अपनी ब्लड पावर यूज करता है, जिस वजह से मॉन्स्टर एक ही जगह जम जाता है और उसके शरीर की खून की नसें दिखाई देने लगती है। आगे फिर वह मॉन्स्टर चिल्लाने लगता है, जिसके बाद हमारा एमसी उस पर पंच करने के लिए जाता है और फिर उसे पंच कर देता है, जिस वजह से वह मॉन्स्टर बहुत ही दूर जाकर गिरता है। इस अटैक में इतना पावर होता है कि हमारे एमसी के नाक से खून आने लगता है। इसके बाद वह अपना खून पोंछता है और देखता है कि पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर बचे हुए हैं, और तभी उसे उसके पुराने चोटें महसूस होने लगती हैं। लेकिन फिर भी वह उन पर अटैक करने के लिए जाता है, पर उसे समझ में नहीं आता कि आखिर इतने सारे नेफिलिम इस अंडरग्राउंड में क्या कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर लोग रहते हैं। लेकिन तभी जमीन फिर से हिलने लगती है, जिस वजह से हमारे एमसी को समझ में नहीं आता कि इस जगह पर क्या हो रहा है। इसके बाद हम किसी को आते हुए देखते हैं। वही दूसरी ओर हमारा एमसी देखता है कि जमीन हिलना बंद हो गया है, पर तभी उसके पीछे एक आदमी बोलता है, इतने दुख की बात है कि एक और परेशान करने वाला पापी आ गया और उसने कितने सारे बच्चों को मार दिया जिन्हें लोगों ने ठुकरा दिया था। आगे फिर वह एमसी से बोलता है कि उसने उन बेचारी सोल्स को फ्री कर दिया ताकि वे उसके साथ मिलकर पूरी तरह से प्योर सोल्स बन सके, पर देखो उसने उनके साथ क्या कर दिया। लेकिन हमारा एमसी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है और वे नेफिलिम उस पर अटैक क्यों नहीं कर रहे। इस पर वह बताता है कि वह उनके वफादार प्रचारकों में से एक है और उसका नाम थियो मैनबर्ग है और वो उनकी आज्ञा का पालन करता है और उनका प्यार फैलाता है। लेकिन वह कौन होता है? उनके गिफ्ट को छीनने वाला जो उसने इन सोल्स को दिया था। इसके अलावा वे पूछता है कि वह कौन होता है उन्हें उनके सबसे सच्चे और मोस्ट आइडियल फॉर्म से दूर करने वाला। ये सुनकर हमारा एमसी उससे गुस्से में बोलता है, तो इन्हें नेफिलिम तुमने बनाया है और इन सब के पीछे तुम थे, आखिर तुमने उनके साथ ऐसा क्यों किया। इस पर थियो बोलता है कि यह सब उनकी इच्छा थी। ये सुनकर हमारा एमसी उस पर अटैक करते हुए कहता है कि तुमने उन्हें इस तरह की बकवास के लिए मार दिया। आगे फिर थियो एमसी को पापी बोलता है और उससे कहता है कि वह ये जान ले कि उनकी इच्छा पवित्र और सबके लिए समान है। यह सुनकर हमारा एमसी गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि वो अब उसे किसी और की जान नहीं लेने देगा। लेकिन थियो एक बार फिर उसे अपनी बात दोहराता है, जिस वजह से हमारे एमसी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसलिए वह थियो को पंच करने के लिए जाता है। लेकिन तभी थियो अपनी पावर यूज करता है, जिस वजह से उसकी और एमसी के बीच एक दीवार खड़ी हो जाती है और वह दोनों अलग हो जाते हैं। इसके बाद हमारा एमसी गुस्से में उस दीवार को पंच करता है और उसे तोड़ देता है। लेकिन सामने देखकर वह बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि थियो वहाँ पर नहीं होता। पर तभी थियो हमारे एमसी को ऊपर देखने के लिए कहता है और हमारा एमसी थियो को उल्टा लटका हुआ देखता है। इसके बाद थियो अपनी पावर यूज
यूज करता है और हमारे एमसी को जमीन में ट्रैप कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम गुफा की छत में एक क्रैक आते हुए देखते हैं। इसके बाद हम थियो और एमसी को देखते हैं, पर हमारे एमसी को लगता है कि वह फिर से उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सका और अब वो एक नेफिलिम में बदलने वाला है। लेकिन तभी एक धमाके के साथ गुफा की छत में होल हो जाता है, जिसे देखकर थियो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। पर तभी रेंटा स्पीड से आता है और थियो को पंच कर देता है। यह सब देखकर वहाँ पर मौजूद नेफिलिम और हमारे एमसी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आगे फिर रेंटा थियो से बोलता है, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया जो इन सारी चीजों के लिए जिम्मेदार है, थियो मैनबर्ग। इसके बाद हमारा एमसी पूछता है कि क्या वो उसे जानता है। इस पर रेंटा बोलता है कि सिर्फ नाम से, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा फेमस है और उसने उसकी पॉपुलर गाय होने वाली इमेज को ब्रेक किया है। आगे फिर वह उसका नाम थियो मैनबर्ग बताता है और बोलता है कि ये वही पागल ब्लीचर है जिसने आर्मी के साथ मिलकर पूरे कंटेनमेंट जोन के चारों ओर दीवार बनाई थी, जिस वजह से नॉर्मल लोग इस नर्क जैसी जगह में फंसे हुए हैं। इसके बाद वह बोलता है कि मैंने सुना है कि उसने आर्मी के साथ काम करना बंद कर दिया है और प्रचारकों में शामिल हो गया है और एक ईश्वरवादी बन गया। आगे फिर हमारा एमसी कंफ्यूज में उससे पूछता है कि प्रचारक कौन होते हैं, लेकिन रेंटा उससे मजाक में बोलता है कि क्या तुम गुफा में रहते थे। लेकिन हमारा एमसी उसे बताता है कि वो एक परफेक्ट कंडीशन वाले घर में रहता था, जिस पर रेंटा एमसी से पूछता है कि वह घर से कितनी बार बाहर गया है और इस पर एमसी बताता है कि वह ज्यादातर घर में रहता था। आगे फिर एमसी टॉपिक चेंज करता है और फिर अपने भाई बहनों और बाकी सबके बारे में पूछता है, जिस पर रेंटा उसे बताता है कि वह सब ठीक है। इसके बाद वह हमारे एमसी को पीछे हटने के लिए कहता है क्योंकि उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर थियो रेंटा से बोलता है, तुम्हारे हिसाब से मैं बदल गया हूँ, ऐसी बकवास बातें मत करो, क्योंकि जब से ग्रेट क्रिम्सन डिजास्टर आया है और जब से पहली बार बारिश की बूंदें गिरी हैं, उसी टाइम से इस न्यू वर्ल्ड पर उनका पहला ब्लेसिंग्स मिला और तभी से मैं उनका एक वफादार फॉलोवर बन गया था। इसलिए वह इस तरह की गलत अफवाहों से उसकी आस्था को कलंकित मत करे। यह सुनकर रेंटा उससे पूछता है कि आखिर वह आर्मी का भरोसेमंद आदमी क्यों बन गया और उसने उनके लिए ये दीवारें क्यों खड़ी की थी। इस पर थियो उसे बताता है कि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि यह तो उनकी हमेशा से इच्छा थी, इसलिए तुम इसे कैसे नहीं देख सकते। वह ब्लीचर जिसे रेंटा के नाम से जाना जाता है, जिसे उनकी इतनी सारी ब्लेसिंग मिली हुई है और तब भी वह उनकी इच्छा को फैलाने से इनकार कर रहा है। इसके बाद थियो आगे बोलता है कि वह उनकी इच्छा पर सवाल उठाने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी वह उनकी इच्छाओं में बाधा नहीं बनने देगा। आगे फिर रेंटा हमारे एमसी को उसे देखते रहने के लिए कहता है ताकि वह कुछ चीजें उससे सीख सके। लेकिन इस पर हमारा एमसी बोलता है कि वह स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन वो अकेले उसे हरा नहीं सकता। जिस पर आगे रेंटा उसे बोलता है कि जब तक उसके पास एक भरोसेमंद टीम है तब तक उसे कभी भी अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो अकेला नहीं है, क्योंकि जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है उनकी स्पिरिट पहले से ही उसके लिए चेयरिंग कर रही है। आगे फिर थियो रेंटा को ईश्वर विरोधी बताता है और ब्लीचर के तौर पर सबसे बड़ा पापी बोलता है। यह सुनकर रेंटा उसे पागल कहता है और फिर अपने हाथों में पावर इकट्ठा करने लगता है। पावर इकट्ठा करने के बाद रेंटा थियो पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर हमारा एमसी हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी ओर रेंटा की अटैकिंग पावर इतनी ज्यादा होती है कि कई सारे नेफिलिम्स मारे जाते हैं और थियो खुद भी किसी तरह उसके इस अटैक से बच जाता है। इसके बाद थियो उस पर अटैक करने के लिए अपनी पावर का यूज करता है और एक बड़ा सा हैमर बनाता है, लेकिन रेंटा उसके अटैक से बचने के लिए अपने दोनों हाथों का यूज करता है। आगे फिर उन दोनों के आपस में टकराने की वजह से वहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावर रिलीज होती है, जिस वजह से गुफा की छत टूटने लगती है, जिसे देखकर हमारा एमसी समझ जाता है कि वो दोनों एक अलग ही लेवल पर हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि रेंटा को उसके इस अटैक से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। आगे फिर रेंटा हंसते हुए बोलता है कि अब टाइम हो गया है कि मैं अपने फैंस के लिए एक नया म्यूजिक बनाऊं। और हम देखते हैं कि रेंटा की बकवास बातें सुनकर थियो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, जिसके बाद थियो अपनी पावर यूज करता है और उसे एक बड़े से गोले के अंदर कैद कर देता है। लेकिन रेंटा उस गोले को तोड़ देता है और थियो का कॉलर पकड़ लेता है और फिर उससे कहता है कि वह आमतौर पर दूसरे लड़कों को नहीं छूता, लेकिन वह इतना अच्छा है कि खुद उसके पास चलकर आया है। इसके बाद रेंटा थियो से बोलता है कि तुम मुझे भी एक मॉन्स्टर में बदलने की ट्राई क्यों नहीं करती। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गुफा की छत टूटकर नीचे जमीन पर गिरने लगती है, जिससे हमारा एमसी किसी
तरह खुद को बचा लेता है और वहाँ से भागने लगता है। इसके बाद थियो रेंटा से बोलता है, यह नहीं हो सकता, आखिर क्यों उसने तुम्हें इतनी सारी पावर दी है। जिस पर रेंटा उससे बोलता है कि यू डोंट वरी, मैं तुम्हें जल्दी ही उसके पास भेज दूंगा, जिसके बाद तुम सीधा उससे पूछ लेना। पर तभी थियो के माथे पर एक लाल बारिश की बूंद गिरती है, जिसको देखकर वह बोलता है कि ये एक साइन है कि उसने मुझे नहीं छोड़ा है। जिसके बाद थियो अपनी पावर यूज करता है, जिसको देखकर रेंटा उससे पूछता है कि वह क्या कर रहा है, पर वो एक ही बात कहता है कि वह रेडी है एक एंजल बनने के लिए, क्योंकि उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। आगे फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी नेफिलिम्स होते हैं वह सब थियो में कंबाइन होने लगते हैं, जिसको देखकर रेंटा और हमारा एमसी बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और सारे मॉन्स्टर वहाँ से भागने की ट्राई करने लगते हैं। इसके बाद हम वहाँ पर मॉन्स्टर के लाशों का पहाड़ देखते हैं, जिसके बाद बाहर जमीन पर एक धमाका होते हुए देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि जमीन के नीचे से एक बड़ी सी चीज बाहर आ रही है। इसके बाद हम वहाँ पर एक जायंट नेफिलिम मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि थियो होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम बैरन और बाकी सब लोगों को देखते हैं, जिसके बाद नाओमी अपने भाइयों को कार में रहने के लिए कहती है क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। लेकिन उसके भाई नाओमी से एमसी के बारे में पूछते हैं और पूछते हैं कि क्या वो ठीक होगा, जिस पर बैरन उन्हें चिंता नहीं करने के लिए कहता है क्योंकि उनका भाई खुद को संभाल सकता है और रेंटा भी उसे वापस लाने के लिए गया है। यह सुनकर चेरी उससे बोलता है, हाँ लेकिन उसने हमें इन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया है। जिस पर बैरन उसे याद दिलाता है कि रेंटा ने उसे इस कार को प्रोटेक्ट करने का जिम्मा सौंपा है, इसलिए क्या वो यह कहना चाहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। इस पर चेरी उसे बोलता है कि उसका ये कहने का मतलब नहीं था। जिसके बाद चेरी बैरन को कार में बैठकर देखने के लिए कहता है, जिस पर बैरन उसे नॉट बैड बोलकर कॉम्प्लीमेंट देता है। इसके बाद फिर बैरन बोलता है कि अगर वह आगे बढ़ना चाहें तो उन्हें एक स्टेप आगे बढ़ने की जरूरत है। जिसके बाद वह डालिया से पूछता है कि आखिर वो खुद को रोक क्यों रही है, क्या वो आगे नहीं बढ़ना चाहती। जिस पर डालिया उसे बताती है कि वो बढ़ना चाहती है, लेकिन तभी वो सब सामने की ओर देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर उन्हें घेर कर खड़े होते हैं। इसके बाद बैरन चेरी और डालिया को एक साथ मिलकर काम करने के लिए कहता है, लेकिन बैरन की बात सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद डालिया बैरन से बोलती है कि वह बस उसके रास्ते में आएगा और चेरी बोलता है कि वो इन सबको अकेले संभाल सकता है। आगे फिर उन दोनों की बातें सुनकर बैरन बोलता है कि आखिर वो दोनों कब सीखेंगे कि भले ही वह दोनों अकेले लड़ सकते हैं और भले ही उनके पास जीतने के लिए ताकत है, लेकिन फिर भी यह सब बेकार है जब तक वह दोनों एक साथ काम करने के लिए रेडी ना हो। वहीं दूसरी ओर ये देखकर नाओमी को लगता है कि वो सब मरने वाले हैं, पर उसे यकीन होता है कि उसका भाई मानी उन्हें बचा लेगा। लेकिन तभी उनका छोटा भाई उन तीनों के सिर पर अपना हाथ रखता है और फिर अपने मुंह में स्मोकिंग पाइप को डालकर उन तीनों के सामने हीरो की तरह खड़ा हो जाता है। जिसके बाद यह देखकर नाओमी और उसके भाई रोने लगते हैं और उन्हें यकीन होता है कि एमसी उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। वहीं दूसरी तरफ चेरी देखता है कि भले ही वह कितनों को मार दे, पर तब भी वे सब आते ही जा रहे हैं। यह देखकर उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर इतने सारे नेफिलिम यहाँ क्यों हैं और उन सब पर अटैक क्यों कर रहे हैं। लेकिन तभी एक बार फिर से जमीन हिलने लगती है, जिसे देखकर बैरन सोच में पड़ जाता है। पर तभी चेरी उससे पूछता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, पर बैरन को लगता है कि उसने इस तरह की पावर पहले भी देखी है। वहीं दूसरी ओर चेरी को महसूस होता है कि जमीन हिलना स्लो हो रहा है और साथ ही डालिया देखती है कि सारे मॉन्स्टर्स वहाँ से चले गए हैं। पर तभी उन दोनों को एक परछाई दिखाई देती है और फिर वह दोनों पीछे देखते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक जायंट नेफिलिम मॉन्स्टर उनके पीछे खड़ा होता है, जो कि थियो होता है। जिसे देखकर डालिया बोलती है कि आखिर वह क्या है, और वहीं चेरी बोलता है कि क्या रेंटा ने उस मॉन्स्टर को नहीं मारा था। पर बैरन उसे बताता है कि यह पुराना वाला मॉन्स्टर नहीं है, कोई नया है। इसके बाद बैरन उन्हें उस जायंट नेफिलिम को देखने के लिए कहता है और फिर बताता है कि बाकी के नेफिलिम्स उसके साथ कंबाइन हो रहे हैं। जिसे देखकर चेरी बोलता है कि ये क्या बकवास है। पर तभी उन्हें एहसास होता है कि बैरन की बात सही है, क्योंकि वह अपना आकार बढ़ाने के लिए एक साथ आ रहे हैं। इसके बाद हमारे एमसी और रेंटा को दिखाया जाता है, जो कि अंडरग्राउंड गुफा से बाहर निकल आए होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा एमसी बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि बाकी सब लोग सेफ हैं। पर तभी हम देखते हैं कि उनके कार के नीचे एक बड़ा सा होल हो जाता है, जिसमें वो कार गिर जाता है। जिसके बाद बैरन रेंटा से उन्हें जल्दी वहां से बाहर निकालने के लिए कहता है, लेकिन हम देखते हैं कि रेंटा नीचे जाने के लिए हिचक रहा होता है, क्योंकि वह जायंट नेफिलिम वहीं पर होता है।
है जिसे उसे खत्म करना था, लेकिन उसे हिचकता हुआ देख हमारा एमसी उसके कंधे पर मारता है और उसे उन सभी को जल्दी से बचाकर लाने के लिए कहता है। जिसके बाद हमारा एमसी डालिया और चेरी के पास जाने लगता है। वहीं दूसरी ओर रेंटा उसे जाते हुए देख रहा होता है। इसके बाद हम उस जाइंट नेफिलिम मॉन्स्टर को देखते हैं। जिसके बाद हमारा एमसी रेंटा को बोलता है कि हम सब इस आदमी को संभाल लेंगे, और हमारे एमसी की बात सुनकर रेंटा एक स्माइल करता है। जिसके बाद रेंटा उन सभी को बचाने के लिए उस होल में जंप कर देता है और फिर अपने मन में सोचता है कि हमारा एमसी बहुत ही जल्दी बड़ा हो गया है। वहीं दूसरी ओर हमारा एमसी थियो से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद हमारा एमसी डालिया और चेरी के साथ मिलकर उस मॉन्स्टर को खत्म करने जाता है। वहीं दूसरी ओर हमारे एमसी के भाई बहन बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं क्योंकि वह सब नीचे गिर रहे होते हैं। लेकिन बैरन उन सभी को चिंता ना करने के लिए कहता है क्योंकि रेंटा उन सभी को बचाने के लिए आ रहा है, इसलिए उन्हें कुछ नहीं होगा। पर तभी उन सभी को एहसास होता है कि कार हवा में रुक चुकी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेंटा ने उन सभी के कार को नीचे गिरने से पहले ही रोक लिया है। इसके बाद फिर रेंटा बैरन से पूछता है कि क्या कार में मौजूद सभी लोग ठीक हैं? जिस पर बैरन कार से बाहर आते हुए बोलता है कि वो सब ठीक हैं। आगे फिर रेंटा बैरन से पूछता है कि वह क्या कर रहा है और उससे वापस कार में जाने के लिए कहता है ताकि वह कार को वापस ऊपर ले जा सके। पर बैरन उसे मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि हालात खराब होने से पहले यह उनके लिए टीम वर्क सीखने का एक मौका है। पर बैरन की बात सुनकर रेंटा को गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद वह उसका कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है कि उसे पता है कि वे किससे लड़ रहे हैं और फिर भी वो ऐसा कह रहा है। इसके बाद रेंटा बैरन को याद दिलाता है कि आखिर डेड जोन से अकेले ही बचने की ताकत होने के बावजूद उसने उन्हें ज्वाइन क्यों किया था, इसलिए वह उसे उनके जीवन के साथ खेलने नहीं देने वाला। जिसके बाद बैरन उसे घूरने लगता है और रेंटा से पूछता है कि वह तब क्या करेगा, क्योंकि उसे बाकी लोगों से बेहतर पता है कि बाहर क्या है। इसलिए क्या वह जीवन भर उनकी देखभाल करेगा या फिर वह उन्हें ग्रो करने देगा ताकि वे खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। हालांकि अब तक 2 बार ऐसा हुआ है जब उसे 2 ग्रुप में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर किया गया है। तो अब वह हिचक क्यों रहा है, क्योंकि वह सच जानता है कि वह हर समय हर किसी को नहीं बचा सकता, लेकिन उसे ये बात पहले से ही पता है। जिसके बाद रेंटा वहाँ से जाते हुए बैरन से बोलता है कि बहुत हो गया, मैं समझ गया। इसके बाद बैरन थियो के बारे में सोचने लगता है और उसे यकीन हो जाता है कि सिर्फ थियो ही ऐसा है जो यह सब कर सकता है। यह सब देखने के बाद बैरन भी मान लेता है कि थियो प्रचारकों में शामिल हो गया है क्योंकि वे हाल ही में बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। हालांकि बैरन को लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उन सब ने मिलकर सीसीबी को स्टेब्लिश किया है। वहीं दूसरी ओर रेंटा डिसाइड करता है कि अभी के लिए वह उनका यहीं पर इंतजार करेगा, लेकिन जैसे ही उसे लगेगा कि हालात खराब हो रहे हैं वह तुरंत उनके पास चला जाएगा। इस पर बैरन भी मान जाता है। वहीं दूसरी ओर नाओमी एमसी को लेकर चिंता में रहती है पर उसे उम्मीद होती है कि एमसी ठीक होगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम मॉन्स्टर बने थियो को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि वह सब चुने जाने लायक नहीं हैं। जिसके बाद थियो अपनी पावर यूज करता है और जमीन में बड़े बड़े होल बनाने लगता है ताकि वे उन्हें नीचे गिराकर मार सके, लेकिन वह सब किसी तरह खुद को बचा लेते हैं। जिसके बाद चेरी अपनी पूरी पावर यूज करता है और उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, लेकिन उसके इस अटैक से उसे कुछ नहीं होता और ये देखकर वह काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद हमारा एमसी अपनी ब्लड पावर यूज करता है और देखता है कि उसमें अभी भी ब्लड है, जिसका मतलब यह है कि वो इसे हरा सकते हैं। जिसके बाद हमारा एमसी उन दोनों को बताता है कि उसकी मेन बॉडी टॉपर है, इसलिए वह सब एक साथ मिलकर काम करे तो उसे हरा सकते हैं, पर वो दोनों उसे ही चुप करा देते हैं। जिसके बाद चेरी अपने मॉन्स्टर फॉर्म में थियो पर अटैक करते हुए बोलता है कि कोई मर गया है क्या जो तुम्हें बॉस बना दिया है, मैं उसे अकेले संभाल सकता हूँ। पर तभी हमारा एमसी उसे रुकने के लिए कहता है क्योंकि जैसे ही चेरी उस मॉन्स्टर के पास जाता है वैसे ही उस मॉन्स्टर में से एक हाथ बाहर निकलता है और चेरी को पकड़ लेता है, जिस वजह से चेरी को समझ में नहीं आता कि आखिर क्या हुआ है। इसके बाद हमारा एमसी उसे रुकने के लिए कहता है और उसकी ओर छलांग लगा देता है, लेकिन तभी हमारा एमसी देखता है कि वह मॉन्स्टर चेरी को जमीन पर पटक देता है। जिसके बाद हमारा एमसी चेरी से पूछता है कि क्या वह ठीक है, और चेरी अपने नाक से खून पोंछते हुए एमसी को बताता है कि वह ठीक है। लेकिन तभी वहाँ
पर लाल बारिश होने लगती है, जिसे देखकर थियो रेड रेन ब्लेसिंग से परे गिरने के लिए कहता है। वहीं दूसरी ओर चेरी को समझ में नहीं आता कि बिना रेंटा के वह सब इसे कैसे हराएंगे। इस पर हमारा एमसी उससे बोलता है कि वह अपनी करंट स्टेटस में ऐसा नहीं कर सकती और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद चेरी एमसी का हाथ झटकते हुए बोलता है कि वह बिल्कुल उन परेशान करने वाले बच्चों की तरह है। आगे फिर हमारे एमसी को रेंटा की कही हुई बात याद आती है कि अगर किसी के पास एक रिलायबल टीम है तो उसे कभी भी अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है। रेंटा की ये बात सोचकर एमसी को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद हमारा एमसी उन दोनों से बोलता है कि वह सब एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते, पर तब भी उन्हें यहाँ मिलकर काम करना होगा। हालांकि वह हमेशा से अकेले ही काम करता है, इसलिए उसे नहीं पता कि स्टार्ट कैसे करें, पर अभी के लिए ये जानना कि वह सब क्यों लड़ रहे हैं इतना काफी है, क्योंकि वह दोनों भी उसी की तरह किसी वजह से बैरन के साथ शामिल हुए हैं। इसके बाद हमारा एमसी अपनी वजह बताता है कि वह एक ऐसा वर्ल्ड बनाना चाहता है जहां उसके भाई बहन सेफ और हैप्पी रह सके। आगे फिर एमसी उन दोनों से बोलता है कि जब तक उन सब की सोच नहीं मिलती तब तक वे एक साथ मिलकर लड़ नहीं सकते। जिसके बाद चेरी उसकी बात मान जाता है और बताता है कि वह वर्ल्ड की सारी चेरीज खाना चाहता है और रेंटा के चेहरे से एरोगेंट स्माइल मिटाना चाहता है। चेरी की बात सुनकर हमारे एमसी को अजीब लगता है, पर तभी एमसी उसे बोलता है कि उसकी बात जानकर अच्छा लगा। इसके बाद एमसी डालिया से पूछता है, लेकिन वह बताने से मना कर देती है क्योंकि वह इन सब का पार्ट नहीं बनना चाहती। इसके बाद हमारा एमसी उसे टीम ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन वह अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लेती है, पर तभी एमसी उसे रोकता है और बताता है कि उसके गाल से खून निकल रहा है। जिसके बाद डालिया अपना गाल चेक करती है और फिर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। आगे फिर डालिया को अपने बचपन की याद आती है, जिसमें एक लेडी यह बात कहती है। इसके बाद डालिया बताती है कि यह सब अचानक बारिश से शुरू हुआ था, जब उस क्लाउड ने उसे चुना था और जिंदा रहने के लिए मजबूर किया था, जबकि उसने उससे सब कुछ छीन लिया। इसके अलावा उसे रिलेटिव्स के बीच इधर उधर घुमाया गया क्योंकि वह एक ऐसा बोझ थी जिसे कोई नहीं चाहता था। यहाँ तक कि उन्हें अपनी फेक स्माइल, फेक काइंडनेस और फेक लव दिखाने में भी बहुत ही मुश्किल होती थी। हालांकि वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने वह घर छोड़ने का फैसला किया। आगे फिर वहाँ पर लाल बारिश होने लगती है, जिसके बाद डालिया बताती है कि जो वह चाहती थी वह जरूर कहीं ना कहीं वहाँ मौजूद था। हालांकि एक दिन मुझे वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। इसके बाद हम एक लेडी को देखते हैं जो कि डालिया की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और उसे देखते हुए स्माइल करती है। डालिया यह देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थी क्योंकि ये पहली बार था जब किसी ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया था। आगे फिर हम डालिया को कुछ लोगों के साथ देखते हैं। वह सब बोलते हैं एक विलेजर की उनके साथ होने से काफी ज्यादा मदद मिलती है। इसके बाद डालिया घर वापस आकर अंदर बैठी होती है, तभी वहाँ पर पहले वाली लेडी आ जाती है। जिसके बाद वह डालिया से बोलती है कि उसका फिर से खून बह रहा है और पूछती है कि आखिर वह खुद को इतना ज्यादा पुश क्यों करती है। हालांकि जब तक वह उनके साथ है तब तक उसे इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस लेडी की मौत हो गई है क्योंकि उसके साथियों ने उसे धोखा देकर मार दिया है। आगे फिर हम देखते हैं कि डालिया उस लेडी को मरा हुआ देखकर काफी ज्यादा शौक में होती है क्योंकि एकमात्र वह लेडी ही उसकी फैमिली थी। इसके बाद डालिया अपने गाल पर लगे चोट को देखती है, जिसके बाद वह सामने की ओर देखती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर उसके सामने एक आदमी छतरी लेकर खड़ा होता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम डालिया को उन हत्यारों के घर देखते हैं जिन लोगों ने उसकी सबसे प्यारी चीज फिर से छीन ली, जो वो हमेशा से चाहती थी। लेकिन इस बार वह आसानी से इसे स्वीकार करने और माफ करने वाली नहीं थी। इसके बाद डालिया उन सभी लोगों को अपनी पावर यूज करके मार देती है और कसम खाती है कि वह क्रिम्सन क्लाउड से कभी नहीं हारेगी। इसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर डालिया अपने यादों में खोई हुई होती है, पर तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद वह देखती है कि उस मॉन्स्टर ने एक बार फिर से चेरी और एमसी को जमीन पर पटक दिया है। आगे फिर हमारा एमसी उन दोनों से बोलता है कि वह ऐसी चीज नहीं है जिससे वह सब अकेले निपट सकते हैं जब तक वह सब एक साथ मिलकर काम नहीं करते। एमसी की बात सुनकर चेरी उससे बोलता है कि डालिया उनकी मदद नहीं करने वाली, इसलिए उन्हें खुद ही कोशिश करनी होगी। चेरी की बात सुनकर डालिया को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वह अपनी पावर यूज
करके उन दोनों को हील कर देती है। इसके बाद वह दोबारा अपनी पावर यूज करती है और अपना एक क्लोन बनाकर उस मॉन्स्टर की ओर भेजती है। साथ ही चेरी को अपने पावर से बहुत सारे चेरीज होने का भ्रम दिखाती है, जिस वजह से चेरी चेरीज खाने के लिए मॉन्स्टर में बदल जाता है और आगे की तरफ जंप कर देता है, जिससे एमसी और चेरी थियो के फेंके हुए पत्थर से बच जाते हैं। जिसके बाद एमसी डालिया की ओर जाते हुए बोलता है कि आखिरकार उसने अपना मन बदल लिया है। इसके बाद डालिया एमसी को तिरछी नजरों से देखने लगती है और उसे एमसी का अपने भाई बहनों को गले लगाकर रोने वाली बात याद आ जाती है। आगे फिर डालिया एमसी को बताती है कि कुछ ऐसा है जो वह ढूंढ रही है, जिसे उसने खो दिया है और जिसके बिना उसकी यह जिंदगी बेकार है। हालांकि उसे ऐसा करने के लिए चाहे जो भी हो क्रिम्सन क्लाउड तक पहुंचना ही होगा, जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। डालिया की बात सुनकर उन दोनों को काफी ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डालिया बहुत ही ज्यादा उदास है। जिसके बाद हमारा एमसी उससे बोलता है कि वह खुश है कि वह उनके साथ है, जिसे सुनकर डालिया अपना चेहरा एमसी की ओर घुमाती है और उसे हैरानी से देखने लगती है। आगे फिर हमारा एमसी उससे बोलता है कि वह दोनों उसके लिए चीयर करेंगे, जिस पर चेरी भी हाँ कहता है। हम देखते हैं कि उन दोनों की बातें सुनकर डालिया के आंखों में एक चमक आ जाती है। इसके बाद हमारा एमसी डालिया से बोलता है कि अभी के लिए इतना काफी है और पूछता है कि क्या वह उनके साथ आ रही है। आगे हम देखते हैं कि एमसी की बात सुनकर डालिया के हाथ कांपने लगते हैं। जिसके बाद डालिया एमसी की ओर जाते हुए बोलती है क्या उसके पास कोई चॉइस है। इसके बाद डालिया एमसी से पूछती है कि आखिर वह सब इस मॉन्स्टर को कैसे हराएंगे, क्योंकि उसे नहीं लगता कि वह जीत सकते हैं। जिस पर एमसी डालिया से बोलता है कि अकेले नहीं पर साथ मिलकर जरूर जीत सकते हैं। आगे फिर हमारा एमसी एक प्लान बनाता है, जिस पर डालिया और चेरी भी सहमत हो जाते हैं। इसके बाद डालिया प्लान के मुताबिक उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने के लिए क्लोन का इस्तेमाल करती है। साथ ही डालिया अपनी पावर से उन सभी को छुपा देती है, जिसके बाद वह सब उस मॉन्स्टर को कंट्रोल करने वाले मेन बॉडी की ओर चढ़ाई करते हैं, क्योंकि एक बार जब वह थियो को पकड़ लेंगे तो उसका यह उत्पात रुक जाएगा। इसके बाद हम डालिया को देखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा अपनी पावर यूज कर रही थी, जिस वजह से वह काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है और उसके नाक से खून आने लगता है, जिसे देखकर हमारा एमसी डालिया से कहता है कि वह उन दोनों को एक साथ हैंडल नहीं कर सकती, लेकिन डालिया बताती है कि वह ठीक है और वह हैंडल कर सकती है। इसके बाद डालिया उनकी स्पीड बढ़ा देती है और उन दोनों को सही सलामत उस मॉन्स्टर के ऊपर पहुंचा देती है। जिसके बाद वह दोनों अपने हाथों को बीस्ट फॉर्म में बदल लेते हैं और उस मॉन्स्टर पर एक साथ एक जोरदार अटैक करते हैं, जिस वजह से उस मॉन्स्टर का कवच टूट जाता है और हमारा एमसी चेरी से उस मॉन्स्टर का मीट अलग करते रहने के लिए कहता है। पर चेरी उससे बोलता है कि इस मॉन्स्टर का टेस्ट काफी ज्यादा बेकार है, जिस पर एमसी उससे पूछता है कि क्या वह इसे खा रहा है, लेकिन तभी उन्हें मीट के अंदर थियो की बॉडी दिखाई देती है। जिसके बाद चेरी एमसी को जीनियस कहते हुए पूछता है कि क्या उसे थियो को खा लेना चाहिए। पर चेरी की बात सुनकर हमारा एमसी शॉक हो जाता है और उसे अजीब तरीके से देखने लगता है। इसके बाद एमसी उससे पूछता है कि आखिर वह सब कुछ खाने की क्यों सोच रहा है, क्योंकि वह बस मेन बॉडी को हटाने वाले हैं। लेकिन चेरी उससे पूछता है कि क्या वह बेवकूफ है, क्योंकि वे भी बता सकता है कि वह इस तरह का एक और बिस्ट बना देगा। आगे हम देखते हैं कि उसकी बात सुनकर एमसी सोच में पड़ जाता है, लेकिन तभी चेरी थियो पर अटैक करते हुए बोलता है कि उनके पास एक ही रास्ता है कि वे उसे खा जाएं या फिर मार दें या फिर दोनों। इसके बाद हमारा एमसी उससे पूछता है कि आखिर वह कर क्या रहा है, जिस पर चेरी उससे बोलता है कि उसने उनका दिन बचा लिया, यू आर वेलकम। और फिर एमसी से पूछता है कि क्या वह इस कचरे के पीस के लिए रोने जा रहा है, लेकिन एमसी उसे बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है। पर चेरी उससे पूछता है कि तो फिर क्या, उसने क्या उम्मीद की थी कि क्या होगा। लेकिन तभी हमारा एमसी देखता है कि चेरी ने थियो की मेन बॉडी के साथ जो किया था वह काम नहीं आया, क्योंकि उसकी बॉडी एक खाली भूसा है, क्योंकि वह पहले ही इस बिस्ट के साथ मर्ज हो चुका है और इसलिए उसने पहले ही पागलों की तरह चिल्लाना और हाथ पांव मारना बंद कर दिया है। आगे यह देखकर चेरी मीट खाते हुए बोलता है सेट, ये नहीं हो सकता। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि डालिया ने जो सबके क्लोन बनाए थे वह धीरे धीरे गायब होने लगते हैं, क्योंकि उसकी पावर पूरी तरह से खत्म हो गई थी, क्योंकि उसने पहले ही अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पावर यूज कर लिया था। इसलिए उसे थोड़ी देर और रुकना होगा जब तक वह सब उजीरी तक नहीं पहुंच जाते, वरना
वरना नाओमी को फिर से सफर करना होगा। आगे फिर हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर डालिया पर अटैक करता है, जिस वजह से वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। और हम देखते हैं कि डालिया को उसके इस अटैक से कुछ नहीं होता, क्योंकि चेरी उस अटैक को रोक लेता है और डालिया से कहता है कि उसे पहले ही अपने डैमेज के बारे में बता देना चाहिए था। वहीं दूसरी ओर हमारा एमसी उससे में सोच रहा था कि क्या डालिया की पावर्स इसी तरह काम करती हैं, क्योंकि काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने के बावजूद वह उनकी मदद कर रही है। इसके अलावा वह हर बार उन्हें हील करती है, साथ ही उनके कुछ घावों को खुद पर ले लेती है और फिर उन्हें छुपाने लगती है। इसके बाद हमारे एमसी को लगता है कि यह सब उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि वह खतरे को रोकने के लिए काफी ज्यादा कमजोर है, क्योंकि वह केवल ब्लड को कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा वह अपनी विल पावर से किसी को भी झुका सकता है, पर वह मुश्किल से ही इसे कुछ सेकंड के लिए ही होल्ड कर सकता है। आगे फिर हमारा एमसी उस जायंट मॉन्स्टर का ब्लड कंट्रोल करने की ट्राई करता है। वहीं दूसरी ओर डालिया चेरी को बताती है कि वह ठीक है और वह आगे भी लड़ सकती है, जिस पर चेरी बोलता है कि अच्छी बात है, क्योंकि वह आदमी बहुत ही ज्यादा समय ले रहा है। पर तभी हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर हमारे एमसी पर अटैक करता है, लेकिन डालिया उसके इस अटैक को देख लेती है और अपनी पावर यूज करके उसके इस अटैक को रोक देती है और हमारे एमसी को बचा लेती है। इसके बाद चेरी एमसी को जल्दी करने के लिए कहता है, क्योंकि उस मॉन्स्टर को संभालना मुश्किल हो रहा था। वहीं दूसरी ओर हमारा एमसी देखता है कि उस मॉन्स्टर के अंदर बहुत कुछ है, साथ ही वह बहुत ही ज्यादा हैवी है, पर तब भी उसे यह करना ही होगा, चाहे इसका अंजाम जो भी हो। इसके बाद हम देखते हैं कि चेरी, डालिया और हमारा एमसी अपनी फुल पावर यूज करते हैं ताकि उस मॉन्स्टर को हरा सकें, लेकिन यह देखकर उस मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वह मॉन्स्टर उन पर जोर से चिल्लाने लगता है। वहीं दूसरी ओर एमसी उस मॉन्स्टर का ब्लड फ्लो कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद एमसी उसके खून में एक जोरदार धमाका करता है, जिससे उसका खून बहने लगता है, जिसके बाद वह मॉन्स्टर एक जोरदार धमाके के साथ नीचे जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर चेरी अजीब सी शक्ल बनाते हुए बोलता है कि उन सब ने कर दिखाया, वह सब जीत गए। वहीं दूसरी ओर यह देखकर डालिया भी राहत की सांस लेती है, लेकिन तभी हमारा एमसी उन दोनों से पूछता है कि क्या वह दोनों ठीक हैं, पर वह दोनों उसे ही हैरानी से देखने लगते हैं। जिसके बाद चेरी गुस्से में एमसी को पहले अपने बारे में चिंता करने के लिए कहता है, लेकिन हमारा एमसी उन्हें बताता है कि वह अपनी बॉडी को फील नहीं कर पा रहा। लेकिन इस पर चेरी उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, हम जीत गए। इसके बाद एमसी बोलता है कि उसे भी लगता है कि यह सच है, क्योंकि अब यहाँ रहने वाले सभी लोग सेफ हैं। पर तभी उसे एहसास होता है कि पीछे गिरा जायंट मॉन्स्टर जिंदा है। वहीं दूसरी ओर यह देखकर चेरी हैरान हो जाता है और बोलता है कि यह तो चीटिंग है और उसे मरे रहने के लिए कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के बॉडी पार्ट एक बार फिर से जुड़ रहे हैं, जिस वजह से एमसी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, जिस वजह से हमारा एमसी नीचे जमीन पर गिर जाता है और उसके सिर पर काफी तेज चोट लग जाती है। आगे फिर चेरी डरते हुए बोलता है कि आखिर यह खत्म क्यों नहीं होता। वहीं दूसरी ओर हमारा एमसी बहुत ही ज्यादा चिंता में होता है, क्योंकि जल्द ही डिस्ट्रिक्ट के बाहरी इलाकों में छिपे हुए सर्वाइवर्स को यहाँ पर खींच लिया जाएगा। इसके अलावा वह देखता है कि वह अपनी बॉडी मसल्स मूव नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसने कुछ ज्यादा ही अपनी पावर यूज कर ली थी। हालांकि डालिया उन्हें ठीक कर सकती है, पर इससे वह बेहोश हो जाएगी या फिर इससे भी बुरा हो सकता है। इसके अलावा चेरी की भी हालत उसी की तरह है, पर तब भी वो उस चीज को जाने नहीं दे सकती, वरना वह पूरी डिस्ट्रिक्ट को तबाह कर देगा। इसलिए उसे रोकने की जरूरत है। काश वह कुछ कर सकता। वहीं दूसरी ओर चेरी को लगता है कि यह सब इसलिए हुआ है क्योंकि वह सब इससे बेहतर कुछ कर सकते थे, अगर वह सब इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते। लेकिन तभी वहाँ पर रेंटा आ जाता है और बोलता है कि उन सब ने बहुत ही बढ़िया काम किया, इसलिए उसे उन पर गर्व है। इसके बाद रेंटा उन्हें मॉन्स्टर को उस पर छोड़ देने के लिए कहता है, क्योंकि उसका खात्मा तो वही करेगा, क्योंकि वह इतनी जोर से चेयरिंग कर रहा था कि केवल वही उसका सोच चुरा सकता था। इसलिए अब वह उन्हें दिखाएगा कि वे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लीचर क्यों है। जिसके बाद रेंटा उन तीनों को उसे ध्यान से देखने के लिए कहता है, क्योंकि वह उन्हें ब्लीचर बनने का नेक्स्ट स्टेज सिखाने वाला है। इसके बाद रेंटा अपनी फुल पावर रिलीज करता है और आसपास के सभी पत्थरों को हवा में उठा लेता है, जिसे देखकर वह मॉन्स्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद रेंटा उस मॉन्स्टर की तरफ जाते हुए फिर से ब्लीचर बनने की
नेक्स्ट स्टेज के बारे में बोलता है, लेकिन इस पर चेरी रेंटा से पूछता है कि आखिर वह किस बारे में बात कर रहा है, जिस पर रेंटा उसे देखने के लिए कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेंटा की पावर की वजह से आसपास के घर टूटकर हवा में उड़ने लगते हैं, जिसे देखकर एमसी हैरान हो जाता है और रेंटा को रोकने की सोचता है, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। इसके बाद हम रेंटा को देखते हैं जो उस मॉन्स्टर को हवा में उठा लेता है, जिसके बाद रेंटा उन तीनों से बोलता है कि उन्हें इस स्टेज तक पहुंचने के लिए स्ट्रॉन्ग और डिटरमाइंड होना होगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन्हें अपने अंदर के उस हिस्से को खत्म करना होगा जो यह नहीं मानता कि उनके पास वह सब कुछ है जो इसके लिए जरूरी है। इसके बाद रेंटा अपने हाथों में पावर जुटाने लगता है और बताता है कि ये नेक्स्ट स्टेज है। आगे फिर वह मॉन्स्टर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसके बाद रेंटा उसे पंच कर देता है, जिस वजह से एक जोरदार धमाके के साथ उस मॉन्स्टर के परखच्चे उड़ जाते हैं। यह देखकर वह तीनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि रेंटा खुद ही उन सभी क्लाउड को खत्म कर रहा है। इसके अलावा उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब कुछ खत्म हो गया, बस ऐसे ही। इसके बाद रेंटा उन तीनों को आराम करने के लिए कहता है क्योंकि मॉन्स्टर खत्म हो गया। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि गुफा में बनी देवी की मूर्ति में क्रैक आ जाता है। इसके बाद हम ब्लैक फॉग और लाल बारिश को देखते हैं, जिसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसे यकीन नहीं हो रहा था कि थियो हार गया। उसे लगता है कि यह सब अफवाह है, इसलिए वह खुद ही वहां पर जाकर सब कुछ देखने की सोचती है।